हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अप्लाइड मैथ्स। मेरा नाम है वैभव। आज इस वीडियो में हम सेक्शन डी और सेक्शन ई कवर करने वाले हैं स्पेसिमेन पेपर 2024 का। इससे पहले हमने सेक्शन ए, बी और सी ऑलरेडी कवर कर लिया है। प्लेलिस्ट में आपको वो सारे भी मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सेक्शन डी का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 और इसमें भी आपके पास ऑप्शन रहेगा, या तो फर्स्ट पार्ट करिए या दूसरा। पहला है ऑन डूइंग द प्रूफ रीडिंग ऑफ अ बुक ऑन एन एवरेज 4 एरर्स इन 10 पेजेस वर डिटेक्टेड। Using Poisson's distribution, find the probability of no error. And second part है इसका 1 error in 1000 pages of first printed edition of the book. तो सबसे पहले तो हम no error वाला देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो 4 errors हो रहे हैं 10 पेजेस में। तो इसका मतलब हमारा m क्या हो जाएगा 0.4 के बराबर, 4 डिवाइडेड बाई 10। अब हमें फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, x इज इक्वल टू r पे क्या होती है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, e टू द पावर माइनस m इंटू m टू द पावर r अपॉन फैक्टोरियल r। तो इस केस में m की वैल्यू 0.4 है, तो ये एक जनरल हो गया फॉर्मूला। अगर हम पहला पार्ट देखें तो नो एरर है, इसका मतलब x की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। कैपिटल X इज इक्वल टू 0 यानी r की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट पार्ट आ जाएगा। अब इसी तरह सेकेंड पार्ट है इसका 1 error in 1000 pages of first printed edition of the book। तो यहाँ पे r की वैल्यू इस केस में 1 के बराबर हो जाएगी। ऑलराइट, तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन 32 में जो ऑप्शनल क्वेश्चन गिवन है। हाउ मेनी टाइम्स सुनील टॉस अ फेयर कॉइन सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड इज मोर देन 90%। तो सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड ये निकाल लेते हैं। तो आपने अक्सर ये क्वेश्चन इस टाइप के किए भी होंगे। जब एटलीस्ट वन हेड हम निकालते हैं तो उससे बेहतर होगा कि हम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट नो हेड अकर्स इसकी निकाल लें, यानी P की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे हेड एक भी बार नहीं आ रहा है यानी 0 हो जाएगा। तो इस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे, R की वैल्यू 0 हो जाएगी। हम यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे, NCR P टू द पावर R इंटू Q की पावर N माइनस R। ये कॉन्सेप्ट होता है। इस केस में R की वैल्यू हम 0 ले लेंगे कि एक भी बार हेड्स नहीं आ रहा है। तो यानी NC0 P की पावर P और Q यहाँ क्या होंगे, P मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो वो डायरेक्टली यहाँ पे 1/2 हो जाएगी और R का मतलब 0। Q भी यहाँ पे 1/2 अगर हेड्स की है तो टेल क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2 यानी 1/2 के बराबर, यानी P भी Q के बराबर ही होगा। यानी P और Q दोनों की वैल्यू सेम रहेगी 1/2 के बराबर, क्योंकि अब इक्वली लाइकली आउटकम्स है हमारे, हेड्स और टेल दोनों 1/2 होता है। तो यहाँ पे n माइनस 0 हो जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी कि एक भी बार हेड्स नहीं आ रहा है, पर एटलीस्ट वन हेड पूछा है, इसलिए क्या करेंगे हम इसको 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये कंडीशन हमारी है नॉट इवन अ सिंगल हेड्स की, तो यहाँ से इसको 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा एटलीस्ट वन हेड। अब इसी में कंडीशन गिवन है कि ये हमारा 90% से अबव होना चाहिए, यानी मोर देन 90% करेंगे। उसके बाद हम सॉल्व करके यहाँ से n की वैल्यू देखिए 2 की पावर n ग्रेटर देन 10 आ रहा है। तो यहाँ पे सोच के देखिए n की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अगर हम n की वैल्यू 1 लेते हैं तो 2 की पावर 1 होगा। क्या 2 की पावर 1 ग्रेटर देन 10 है? नहीं। 2 का क्यूब देखे यानी 8 भी ग्रेटर देन 10 नहीं है, तो ये वाली कंडीशन भी गलत है। इसी तरह हम 2 की पावर 4 भी देखेंगे, 16 के बराबर आ रहा है, तो 16 10 से बड़ा है, इसलिए n की वैल्यू या तो 4 हो या उससे अबव कुछ भी हो सकती है, 4 से छोटी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें n की वैल्यू बताना था कि कितने टाइम्स टॉस करना चाहिए सुनील को, तो n की वैल्यू 4 या ग्रेटर देन 4 हो जाएगी। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन है, अ मैन्युफैक्चरर हैज 3 मशीन्स 1, 2 and 3 इंस्टॉल्ड इन हिज फैक्ट्री। मशीन 1 and 2 आर केपेबल ऑफ बीइंग ऑपरेटेड फॉर एट मोस्ट 12 आवर्स, whereas machine 3 must be operated for at least 5 hours a day। ठीक, अब he produces only 2 items M and N, each requiring the use of all the 3 machines। The number of hours required for producing 1 unit of M and N are 3 machines given below। एक यहाँ पे आपको टेबल गिवन है और उस हिसाब से आपको कंस्ट्रेंट्स बनाने हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे x और y लेट करना पड़ेगा। x हम मान लेते हैं नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ M और N के लिए y मान लेंगे। तो यहाँ से पहली इक्वेशन आप देखिए क्या बनेगी, 1 और 2 के लिए दिया है 12 आवर्स, तो यहाँ से मशीन 1 और 2 जो है वो केपेबल ऑफ बीइंग ऑपरेटेड फॉर 12 आवर्स अ डे है, यानी x प्लस 2y शुड बी लेस देन इक्वल टू 12 होना चाहिए। और इसी के साथ ये तो हो गया m के लिए कंस्ट्रेंट्स। अब n के लिए भी हमारा यही सेम कंडीशन रहेगी, मशीन 1 और 2
केवल 12 घंटे के लिए ऑपरेट होनी चाहिए, 12 घंटे से कम या 12 घंटे के बराबर। तो n के लिए भी क्या हो जाएगा 2x प्लस y शुड बी लेस देन इक्वल टू 12। तो ये दो कंस्ट्रेंट्स हमारे m और n के आ गए कि ऑपरेटेड कितनी देर तक होने चाहिए उस हिसाब से। अब अगला देखते हैं इसी में, मशीन 3 मस्ट बी ऑपरेटेड फॉर एटलीस्ट 5 आवर्स अ डे। मशीन 3 यानी टोटल आप देखें यहाँ पे 1 आवर है m के लिए और n के लिए है 1.25 आवर्स। तो इन दोनों का जो एड अप होना चाहिए वो 5 या 5 से कम होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x हमने क्या मान लिया है, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आइटम m। तो यहाँ पे x प्लस 1.25 को आप 5/4 भी लिख सकते हैं या चाहे तो 1.25 भी रहने दीजिए। तो यहाँ से इन दोनों को ऐड किया यानी 1 इंटू एक्स प्लस 1.25 इंटू वाई लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। ये हमारा एक और कंस्ट्रेंट आ गया। और इसके अलावा नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स रहेंगे ही, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये, x भी 0 और y की वैल्यू भी 0 से, x की वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y की वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस हिसाब से हम अपना ग्राफ बना लेंगे, ग्राफ पे पॉइंट्स प्लॉट करेंगे और कॉर्नर पॉइंट्स पे जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है हमारे फंक्शन की, अभी यहाँ पे z भी रह गया है, z के लिए यानी प्रॉफिट फंक्शन गिवन है 600x प्लस 400y। इसमें आप कॉर्नर पॉइंट्स पुट करते जाएंगे और जहाँ मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वही हमारे x और y की वैल्यूज होंगी। यानी 4000 मैक्सिमम आ रहा है प्रॉफिट, कब, जब 4 यूनिट्स हैं m की और 4 यूनिट्स n की भी है। ऑलराइट, क्वेश्चन 34 है, अ कंपनी प्रोड्यूसेस अ सर्टेन कमोडिटी विद 2400 फिक्स्ड कॉस्ट and variable cost is estimated to be 25% of the total revenue received and on selling the product at the rate of 8% per unit। तो 8 यहाँ पे आपको क्या गिवन है, P की वैल्यू गिवन है, P is equal to 8। रेवेन्यू फंक्शन हमारा क्या होता है, P into X यानी 8x रेवेन्यू फंक्शन आ गया। अब हमें सबसे पहले पार्ट में तो कॉस्ट फंक्शन बताना है। कॉस्ट फंक्शन होता है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट के लिए इन्होंने रिलेशन दे रखा है, फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू गिवन है 2400 और वेरिएबल कॉस्ट है 25% ऑफ रेवेन्यू फंक्शन यानी 25% ऑफ 8x। तो यहाँ से दोनों को हम ऐड कर लेंगे, ये हमारा कॉस्ट फंक्शन भी आ गया। अगले पार्ट में रेवेन्यू फंक्शन पूछा है, ऑलरेडी हमने निकाल लिया है। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब जहाँ पे रेवेन्यू फंक्शन बराबर होगा कॉस्ट फंक्शन के, यानी जहाँ पे हमें ना तो प्रॉफिट हो रहा है और ना ही लॉस। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 4000, यानी 4000 यूनिट्स पे ना तो हमें प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। ये ब्रेक इवन पॉइंट है, इससे ऊपर की वैल्यूज पे प्रॉफिट होगा और नीचे वाले पे लॉस होगा। अब प्रॉफिट फंक्शन क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस या रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन। तो ये 4 पार्ट्स काफ़ी इजी थे। इसी में ऑप्शनल क्वेश्चन भी है, द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ अ कंपनी प्लान्स टू इंक्लूड 180 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ एक्चुअल प्रिंटेड मैटर इन ईच पेज ऑफ अ बुक अंडर प्रोडक्शन। तो एक पेज है हमारा और उसके बाद इन्होंने दिया है ईच पेज शुड हैव अ 2.5 सेंटीमीटर वाइड मार्जिन अलोंग द टॉप एंड बॉटम। तो पेज के मार्जिन्स भी कुछ गिवन है। तो 2.5 सेंटीमीटर मार्जिन होने चाहिए ऊपर और नीचे, यहाँ पे भी 2.5 होगा और नीचे भी 2.5 और 2 सेंटीमीटर वाइड मार्जिन होना चाहिए अलोंग द साइड्स, यानी दोनों साइड्स में, यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर और इधर भी 2 सेंटीमीटर का मार्जिन है। तो यहाँ पे हम x और y डायमेंशंस मान लेंगे। x लेंथ मान लिया पेज की, अंदर वाले जो प्रिंटेड मैटर जहाँ पे रहेगा, और y हमने इसकी विड्थ मान ली। तो बाहर वाले की लेंथ क्या हो जाएगी, x प्लस, इधर से 2 ऐड किया, इधर से 2 यानी x प्लस 4, और इधर यहाँ पे विड्थ क्या हो जाएगी, y प्लस 2.5 प्लस 2.5 यानी 5। तो आपको एरिया गिवन है 180 स्क्वायर सेंटीमीटर, टोटल एरिया गिवन है। तो यहाँ से आप लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो एरिया मिल जाएगा 180। लेंथ हमारी है x प्लस 4 और विड्थ है हमारी y प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एरिया फंक्शन आ जाएगा। अब क्योंकि वेरिएबल हमारे दोनों अलग अलग हैं, एक ही वेरिएबल के टर्म्स में लेना है, तो हम एक्चुअल जो एरिया है हमारा x इंटू वाई इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू x के टर्म्स में आ जाएगी 180 अपॉन x, या चाहे तो आप x इन टर्म्स ऑफ y भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप y की जगह पुट कर देंगे x की वैल्यू 180 बाय x। तो हमारा फाइनल एरिया यहाँ से आ जाएगा 200 प्लस 5x प्लस 720 अपॉन x। तो
तो ये हमारा एरिया फंक्शन आ गया। अब हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है कॉस्ट को, क्योंकि इन्होंने दिया है व्हाट आर द मोस्ट इकोनॉमिकल डायमेंशन। इकोनॉमिकल मतलब कि कम खर्चे में इस पेज को तैयार किया जा सके, इस बुक को। तो उसके लिए हमें एरिया को मिनिमाइज करना पड़ेगा। जितना मिनिमम एरिया होगा उतना पेज पे हमारा कॉस्ट भी कम लगेगा। तो हम सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं और उसके बाद वहां से हम मैक्सिमम मिनिमम का पॉइंट निकालने के लिए उसको जीरो से इक्वेट करते हैं। और फिर जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे यानी d2a/dx², उस जगह पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे। उस x की वैल्यू पे अगर वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 आ रही है, जैसा कि इस केस में आ रही है, तो एरिया मिनिमम हो जाएगा। अगर लेस देन 0 आ रही होगी तो मैक्सिमम। तो यहाँ पे हमारा एरिया मिनिमम है जब x की वैल्यू 12 है। अब x अगर 12 है तो y की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, 180/x यानी 180/12 दैट इज 15। क्योंकि हमें प्रिंटेड पेज का बताना है डायमेंशंस, तो x + 4 और y + 5 हो जाएगा, यानी 16 और 20 ये फाइनल डायमेंशंस आ जाएंगे हमारे ओवरऑल पेज के। ऑलराइट, क्वेश्चन 35 है, द मैनेजमेंट कमिटी ऑफ अ वेलफेयर क्लब डिसाइडेड टू अवार्ड सम ऑफ इट्स मेंबर्स से x फॉर सिंसियरिटी, some say Y for helping others selflessly and some others say Z for effective management. The sum of all the awardees is 12, यानी x + y + z 12 के बराबर गिवन है। 3 times the sum of all the awardees for helping others selflessly and effective management added to the 2 times of number of awardees for sincerity is 33। तो इसको कैसे फॉर्मुलेट करेंगे, 3 times of y + z हो जाएगा, क्योंकि सेल्फलेसली के लिए हमारे पास y है वेरिएबल और इफेक्टिव के लिए z है। तो 3 times of sum of awardees of helping others selflessly and effective management added to 2 times of number of awardees of sincerity, यानी 2 times of x इसके बराबर है 33 के। तो यहाँ से एक और इक्वेशन आपको मिल गई। उसके बाद है if the sum of the number of awardees for sincerity यानी x प्लस इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए क्या है z is twice the number of awardees for helping others, use matrix method, is twice the number of awardees for helping others यानी y। तो ये हमारी 3 इक्वेशन बन के आ जाएंगी। यहाँ से एक है x + y + z = 12 और दूसरी ये दोनों इक्वेशन है। तो इनको हमें मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करके वैल्यू बतानी है x, y और z की, यानी आप इसको फॉर्मुलेट कर लेंगे ax = b के फॉर्मेट में। और उसके बाद आपको x की वैल्यू बतानी कैसे, a इनवर्स ऑफ b। a इनवर्स निकालना आपको आता ही होगा। डिटर्मिनेंट पहले हम निकालेंगे a का और उसको फिर हम एडजॉइंट से, एडजॉइंट ऊपर रहेगा और डिटर्मिनेंट नीचे, इसको डिवाइड कर देंगे डिटर्मिनेंट से इनटू जो मैट्रिक्स b है हमारी। तो सेक्शन ई में हमारे पास केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, 3 केस स्टडी रहेंगी यहाँ पे, क्वेश्चन 36, 37 और 38। तो 36 में हमारे पास पाइप्स एंड सिस्टर्न्स से पूछा गया है क्वेश्चन। A, B and C are 3 pipes connected to the tank। यहाँ पे डायग्राम भी गिवन है टैंक का। A and B together will fill the tank in 6 hours, B and C will together fill it in 10 hours and A and C will fill it in 7 whole 1/2 यानी कि 15/2 hours। तो इनके 1 आवर वर्क का हम रिलेशन बना लेंगे सबसे पहले। तो ये 3 रिलेशन हमारे पास बन के आ गए। तो अब हम लोग इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो हमारे पास कुछ रिलेशन आ जाएगा 1/x + 1/y + 1/z का। तो इस केस में यहाँ पे वैल्यू आ रही 1/5। तो इसका ऑल्टरनेट कर देंगे रेसिप्रोकल, यानी कि A, B और C को टोटल टाइम कितना लग रहा है 5 आवर्स। मेरे ख्याल से पहले पार्ट में यही पूछा था। तो यहाँ से हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया, 5 आवर्स टोटल इनको टाइम लग रहा है A, B और C को। तो चलिए अब सेकंड पार्ट देख रहे हैं, हाउ मच टाइम विल A सेपरेटली फिल द टैंक। आपके पास टोटल टाइम गिवन है, A, B और C को 5 घंटे लग रहे हैं। आपको ये भी पता है कि B और C को कितने घंटे लग रहे हैं, तो आप उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ओनली A का आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ से हमने A, B, C वाला जो रिलेशन था उसमें से B + C वाला रिलेशन सब्ट्रैक्ट कर दिया। आपको यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से 1/x और दूसरी साइड आपको दोनों की वैल्यूज गिवन है। तो यहाँ से x की वैल्यू रेसिप्रोकल करने पे 10 के बराबर आ रही है। x हमारा क्या है, A को कितना टाइम लग रहा है, यानी A को 10 आवर्स लग रहा है। ठीक है, अब इसी में हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड में 2 ऑप्शन है हमारे पास, या तो बता दीजिए B को कितना टाइम लग रहा है सेपरेटली या फिर C को। तो दोनों बता देते हैं। B को कितना टाइम लगेगा
टोटल टाइम माइनस ए प्लस टी का टाइम, और इसी तरह सी के लिए टोटल टाइम माइनस ए प्लस बी वाला टाइम। तो जैसे हमने ए के लिए किया था सेकेंड पार्ट में, वैसे ही बी और सी का भी रहेगा, बस यहाँ पे वैल्यूज डिफरेंट आएंगी। तो यहाँ से बी को लग रहा है 15 आवर्स अलोन और सी को 30 आवर्स। ठीक है, चलिए अब केस स्टडी 2 देखते हैं। क्वेश्चन 37 है हमारा। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। Let x denote the number of hours a person watches television during a randomly selected day. The probability that x can take values has the following form where k is some unknown constant. यहाँ पे आपको एक फंक्शन के फॉर्मेट में गिवन है। अगर यहाँ पे एक्स आई 0 है तो 0.2 होगा, 1 है या 2 है तो फिर k इंटू एक्स आई, अगर x की वैल्यू 3 है तो k इंटू 5 माइनस एक्स आई मतलब जहाँ पे एक्स आई गिवन है वहाँ 3 हो जाएगा, और अदरवाइज है 0 के बराबर। तो हमें सबसे पहले पार्ट में k की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले तुम यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। जब 0 है तो 0.2, जब 1 है तो k इंटू एक्स आई यानी k इंटू 1 k हो जाएगा, और अगर 3 है तो 3 इंटू 5 माइनस 3 यानी 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, और उसके अलावा 0 है यानी 4 और 5 में हम 0 ले लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में इन्होंने k की वैल्यू पूछी, बहुत ही सिंपल है। अब जितनी भी प्रोबेबिलिटीज आई हैं उनको ऐड कर दीजिए, उनका सम हमेशा 1 के बराबर होना चाहिए, यानी समेशन ऑफ ऑल px 1 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल लेंगे इन सबको ऐड करके, जो कि आ रही 4/25। अब सेकेंड पार्ट है इसी में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन वॉचेज 2 आवर्स ऑफ टेलीविजन ऑन अ सिलेक्टेड डे। यानी पर्टिकुलर केस आपको बता दिया है, जब 2 आवर्स रहेगा तो 2k है, और k की वैल्यू आपको पता है 4 इंटू 4/25, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो 8/25 आ गया। ठीक है, थर्ड पार्ट है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन वॉचेज एटलीस्ट 2 आवर्स ऑफ टेलीविजन ऑन अ सिलेक्टेड डे। एटलीस्ट 2 आवर्स मतलब 2 या 2 से ज़्यादा, तो 2 से ज़्यादा भी इंक्लूड होगा यहाँ पे, और 2 वाले कंडीशन भी, यानी 2, 3, 4, और 4 और 5 सेम है तो आप केवल 4 तक ले सकते हैं। यानी इनको ऐड करेंगे तो 2k प्लस 2k प्लस 0 यानी 4k आ जाएगा, और k की वैल्यू है 4/25 यानी 16/25 आ जाएगा एटलीस्ट 2 के लिए। फोर्थ पार्ट इसी में है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन वॉचेज एट मोस्ट 2 आवर्स ऑफ टेलीविजन ऑन अ सिलेक्टेड डे। अब एट मोस्ट 2 आवर्स का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2, यानी 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। तो फिर से हम तीनों कंडीशन को ऐड कर लेंगे, 0.2 प्लस k प्लस 2k यानी 3k, और k की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, तो आपको आंसर मिल जाएगा 17/25। तो प्रोबेबिलिटी का काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब पेपर का लास्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन 38 यानी केस स्टडी 3। When observed over a long period of time, a time series data can predict trends that can ... The table given below shows welfare expenses in lakh rupees of steel industry during 2001 to 2005. Fit a straight line trend by the method of least square and estimate the trend for year 2008. तो सबसे पहले तो आपको स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बनाना है। कौन सा मेथड से? बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो सबसे पहले जो डेटा गिवन है वो लिख लेते हैं 2001 से लेके 2005 तक का। अब उसके बाद हम यहाँ से सेंटर वाली वैल्यू लेंगे यानी 2003। अब उसमें से हम सारे ईयर्स को सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। 2001 माइनस 3 माइनस 2 हो जाएगा, फिर माइनस 1 0 1 एंड 2। तो 2005 तक के लिए आ गया। अगर हमें इसी में 2008 का बताना हो तो क्या हो जाएगा? 5 के बाद है 6, फिर 7 है और फिर 8। तो 5 पे 2 है तो 6 पे क्या होगा 3, 7 पे 4 और 2008 में 5 हो जाएगी वैल्यू x की। उसके बाद हम x स्क्वायर और xy निकालेंगे क्योंकि हमें a और b की वैल्यू बतानी है। इक्वेशन क्या होती है लाइन की? ax प्लस b के फॉर्मेट में। तो यहाँ से a और b की वैल्यू आ जाएगी समेशन y अपॉन n और समेशन xy अपॉन समेशन x स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करके। अब यहाँ से आपको जनरल इक्वेशन मिल जाएगी 275 प्लस 81.5x, ये आपका आ गया लाइन। अब उसके बाद आपको 2008 के लिए एस्टिमेशन करना है फोरकास्ट। तो आप यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 5, तो आपको यहाँ पे एस्टिमेटेड वैल्यू मिल जाएगी 2008 के लिए। तो यहाँ पे हमारी स्ट्रेट लाइन बन गई और यहाँ पे हमने 2008 के लिए फोरकास्टिंग कर दी।
तो फाइनल वैल्यू आ रही है 682.5। ऑलराइट, तो अब चलिए क्वेश्चन 38 का लास्ट पार्ट यानी ऑप्शनल पार्ट देख लेते हैं। द एनुअल रेनफॉल इन मिलीमीटर्स वाज रिकॉर्डेड इन चेरापूंजी मेघालय। डिटरमाइन द ट्रेंड ऑफ रेनफॉल बाय 3-year मूविंग एवरेज एंड ड्रॉ द मूविंग एवरेज ग्राफ ऑल्सो। तो सबसे पहले हमें 3-year मूविंग टोटल निकालना रहेगा। उसके बाद 3-year मूविंग टोटल हम कैसे निकालते हैं, 3 वैल्यूज आप ऐड करेंगे और सेंटर वाले के सामने लिख देंगे। फिर कॉन्सिक्यूटिव 3 वैल्यूज ऐड करेंगे, ये वाली और ये वाली, और बीच वाले के सामने लिख देंगे। ऐसे करते हुए हमारा 3-year मूविंग टोटल आ गया। अब 3-year मूविंग एवरेज के लिए क्या करेंगे, इन सबको 3 से डिवाइड कर देंगे। जो टोटल आया है उसको 3 से डिवाइड करके बस सामने लिखते जाना है। तो ये हमारी टेबल कंस्ट्रक्ट हो गई। अब हमें ग्राफ भी बनाना है इसी का। आपके एक्स एक्सिस पे सारे ईयर्स रहेंगे 2001 से लेके 2008-9 तक बना दीजिए। और उसके बाद जो ब्लू कलर की लाइन है वो 3-year मूविंग एवरेज को डिनोट कर रही है, और जो यहाँ पे पिंक वाली डार्क पिंक लाइन है वो रेनफॉल को डिनोट कर रही है। तो इस तरह से आपका ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। तो अगर आपके टेबल के सारे पॉइंट्स एकदम सही है तो ग्राफ भी एकदम सही बनेगा। तो इसी के साथ हमारा सेक्शन डी और ई भी कवर हो गया है। आपको ए, बी और सी अगर चाहिए तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और पूरा डिटेल सॉल्यूशन आपको अप्लाइड मैथ्स की वेबसाइट में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट।